आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। इसमें जो सबसे पहले डिफिनेशन है वो है द्रव्य या पदार्थ। इसकी डिफिनेशन है ब्रह्मांड में उपस्थित हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अर्थात ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी वस्तु, हर वह वस्तु जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान जरूर हो और जो स्थान घेरती हो, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। इसके बाद देखिए, मैटर अर्थात द्रव्य का क्लासिफिकेशन टू टाइप से किया जा सकता है, जिसमें पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन अर्थात भौतिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन अर्थात रासायनिक वर्गीकरण। अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थों को 3 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। पहला है सॉलिड मीन्स ठोस, दूसरा है लिक्विड मीन्स द्रव और तीसरा है गैस। इसके बाद देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल और उनके अणुओं के बीच स्थान को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मतलब ये है कि यदि हमसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि पदार्थों के फिजिकल क्लासिफिकेशन का मूलभूत अधिकार क्या है, मूलभूत आधार क्या है, अर्थात हमसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि जब किसी द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण करते हैं तो उस भौतिक वर्गीकरण का मूलभूत आधार क्या होता है, तो उस पर हमको आंसर देना है कि जब किसी द्रव्य का हम भौतिक वर्गीकरण करते हैं तो उसका मूलभूत आधार पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल और पदार्थ के अणुओं के बीच के स्थान को माना जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण का मूलभूत आधार पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल और पदार्थ के अणुओं के बीच स्थान है। ठीक, अब इसमें पदार्थ के अणुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है उसको हम कहते हैं अंतर आणविक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और अणुओं के बीच के जो स्थान होता है, अणुओं के बीच का जो स्थान होता है उस स्थान को हम कहते हैं अंतर आणविक स्थान या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखिए पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल, इसका मतलब क्या है। देखिए जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वो छोटे छोटे कण एक दूसरे पर 2 प्रकार के बल आरोपित करते हैं। या तो वह बल प्रतिकर्षण बल होगा और या फिर वह बल आकर्षण बल होगा। यदि आकर्षण बल बहुत ही अधिक है तो उसके अणु अत्यंत पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ एक दृढ़ संरचना ले लेता है और इस स्थिति में हम पदार्थ की इस संरचना को ठोस की संरचना मानते हैं। इसमें पदार्थ के अणुओं के बीच जो गैप होता है, जो स्थान होता है, बहुत ही कम होता है। और जब पदार्थ के अणु एक दूसरे के बीच आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों स्थिति के अनुसार अप्लाई करते हैं तो उनके अणुओं के बीच स्थान ज़्यादा हो जाता है और उसके अणु पास पास भी रहते हैं तथा दूर दूर भी रहते हैं। इस कंडीशन में पदार्थ तरल अवस्था में कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं लिक्विड। जब पदार्थ के अणुओं में प्रतिकर्षण बल बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो उसके अणु निरंतर गति करने लगते हैं। जब पदार्थ के अणुओं में प्रतिकर्षण बल बहुत अधिक हो जाता है तो वो निरंतर गति करने लगते हैं और पदार्थ की जो यह स्थिति होती है, इस स्थिति को, इस अवस्था को हम गैस की अवस्था कहते हैं। मीन्स हमसे अगर क्वेश्चन कर लिया जाए कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल होता है तो वो है ठोस। पदार्थ के किस अवस्था में अणुओं के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है या नगण्य के बराबर आकर्षण बल होता है तो वो है गैस। ठीक, पदार्थ के अणुओं के बीच सबसे अधिक स्थान पदार्थ की किस अवस्था में होता है तो वो है गैस। गैस में अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके बीच स्पेस काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए हम आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर। रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो पहला द्रव्य होता है, वो है हमारा शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ या उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं और मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं।
इसके बाद जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उन शुद्ध पदार्थों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला नंबर है तत्व एलिमेंट और दूसरा नंबर है यौगिक अर्थात कंपाउंड। इसी प्रकार अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण को भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे है समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे नंबर पे है विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद हम प्रत्येक की डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ की डिफिनेशन है वे पदार्थ जिनके सभी भागों में समान संरचना और समान गुण होते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें केवल और केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, और यही कारण है कि उन सभी कणों के संरचनाएं समान होती हैं और गुण भी समान होते हैं। Substance that have same composition and similar properties in all parts because it have only one types particles। ठीक, शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं और इसलिए उनके जो संरचनाएं हैं, उनके जो गुण हैं वो भी समान होते हैं। देखिए गुण दो प्रकार के होते हैं, पहले नंबर पे भौतिक गुण और दूसरे नंबर पे रासायनिक गुण। ये दोनों गुण शुद्ध पदार्थों में सेम पाए जाते हैं, प्रत्येक पार्टिकल में ये दोनों गुण सेम पाए जाएंगे। और यहाँ पे जो संरचना शब्द दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, देखिए संरचना का मतलब ये है कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ये रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा ग्लूकोज, ग्लूकोज एक यौगिक है और यौगिक को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। तो यहाँ पे देखिए तीन तत्व आ रहे हैं, पहले नंबर पे कार्बन, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन और तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार आपस में जुड़े होते हैं। जब हम इन तीनों को एक निश्चित संरचना में एक दूसरे से जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, उससे एक निश्चित बंध बनेगा, उससे एक निश्चित संरचना बनेगी। तो यहाँ पर जो संरचना की बात की गई है वो रासायनिक संरचना की बात की गई है। ठीक, संरचनाओं को भी हम दो तरह से बता सकते हैं, एक होता है भौतिक संरचना और दूसरी होती है रासायनिक संरचना। भौतिक संरचना मीन्स जब हम किसी पार्टिकल को देखें तो वो पार्टिकल हमें बाहरी रूप से कैसे दिखाई देती है, वो गोल दिखाई दे रही है कि चौकोर दिखाई दे रही है या फिर वो घन के आकार की दिखाई दे रही है, तो वो भौतिक संरचना कहलाएगी। अब यदि हम उसके पार्टिकल्स को और अधिक गहराई से स्टडी करें कि इस पे कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं, वो तत्व आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे रासायनिक संरचना। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो समान संरचना और समान गुण की बात हुई है, तो गुण तो यहाँ पर भौतिक और रासायनिक दोनों हैं, जबकि संरचना में हमने केवल रासायनिक संरचना की बात की है। ठीक, तो एक बार डिफिनेशन और देख लें। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके प्रत्येक कणों के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं, या फिर ये कह दें कि शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें केवल और केवल एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं और इसीलिए उनकी संरचना और गुण समान होते हैं। Substance that have same composition and similar properties in all parts because it's have only one types particles। ठीक, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत देखिए पहला क्या आता था, तत्व। तो इसकी डिफिनेशन देखिए क्या है, तत्व ऐसे पदार्थ जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। मतलब तत्व किसी भी शुद्ध पदार्थ का सबसे सरलतम रूप होता है, तत्व किसी भी शुद्ध पदार्थ का सबसे सरलतम रूप होता है। इसके उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना। अब देखिए हाइड्रोजन, यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो केवल H ये तत्व है, लेकिन अगर हमने कह दिया H2 तो ये तत्व नहीं रह जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, अणु हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार ऑक्सीजन O ये तत्व है, यदि हमने कह दिया O2 तो ये गैस हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी देखिए इंग्लिश में डिफिनेशन है सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल प्रोसेस, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल प्रोसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा और सरलतम रूप में, मतलब जिस रूप में वो है उससे और सरलतम रूप में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। इसके बाद देखिए हमारा अगला था यौगिक। यौगिक की डिफिनेशन क्या है, यौगिक एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक तत्व रासायनिक रूप से एक साथ बंधे होते हैं।
इसकी सबसे पुरानी डिफिनेशन है जो क्लास 7th या 8th में पढ़ाई जाती है, वो है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उस निश्चित अनुपात में मिलाने से जो उत्पाद बनते हैं उस उत्पाद को हम यौगिक कहते हैं। ये डिफिनेशन सही है, लेकिन इस पे कुछ कमियां हैं। इस पे हमने साधारण रूप से कह दिया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो मिलाया जाता है इसका मतलब उनको किस प्रकार मिलाया जाएगा ये भी तो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, कि दो पदार्थ हमने ले लिए उसको आपस में मिक्स कर दिए तो उससे यौगिक नहीं बनेगा। यहाँ पर दो पदार्थों को अगर हम एक दूसरे से मिलाएंगे तो वो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिलाएंगे एक दूसरे को, भौतिक रूप से नहीं। भौतिक रूप से मिलाने का मतलब है कि दोनों को हमने मिक्स कर दिया हो, जबकि रासायनिक प्रक्रिया में एक निश्चित प्रयोग के आधार पर उनको मेज़र करके आपस में मिलाया जाता है, मापन करके मिलाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये डिफिनेशन ज़्यादा उचित है। तो देखिए डिफिनेशन है, यौगिक एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक तत्व रासायनिक रूप से एक दूसरे से बंधे होते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों को हम रासायनिक रूप से आपस में जोड़ेंगे तो रासायनिक रूप से जुड़ने पर उनकी एक निश्चित संरचना भी बनेगी और उनका एक निश्चित केमिकल फार्मूला भी बनेगा। यदि हम उनको रासायनिक रूप से नहीं जोड़ेंगे तो उनकी संरचना निश्चित होगी ही नहीं, रासायनिक संरचना बन ही नहीं पाएगी। और जब किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना नहीं बन पाएगी तो वो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, अर्थात उसको यौगिक नहीं कहा जाएगा। इसके एग्जाम्पल है जैसे जल या ग्लूकोज। जल का देखिए फार्मूला होता है H2O। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को आपस में रासायनिक रूप से मिक्स किया गया है, मिलाया गया है, जिससे इनकी एक निश्चित संरचना बनी है और ये एक दूसरे से निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं, एक निश्चित संरचना बनाकर जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जल क्या है, एक यौगिक है। इसी प्रकार ग्लूकोज भी क्या है, यौगिक है। ग्लूकोज का उदाहरण भी दिया जा चुका है। इसकी देखिए इंग्लिश डिफिनेशन है, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस। यहाँ पर देखिए प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, ध्यान देंगे। ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड इन व्हिच टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर। ठीक, तो इसके बाद देखिए अगली डिफिनेशन है मिश्रण की। मिश्रण में देखिए क्या है, मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जो बिना किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दो या दो से अधिक विभिन्न तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि मिश्रण में हम दो या दो से अधिक पदार्थों को बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के ही आपस में मिला देते हैं, और जब इन दोनों को बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के आपस में मिलाएंगे तो इससे इनकी कोई रासायनिक संरचना नहीं बनेगी, इनके अणु रासायनिक रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, अर्थात यह शुद्ध पदार्थ नहीं बन पाएगा। क्योंकि शुद्ध पदार्थ के सबसे पहले और कॉमन गुण होते हैं कि उनकी रासायनिक संरचना समान होनी चाहिए और समान गुण होने चाहिए। जब उनकी संरचनाएं समान होंगी तभी उनके गुण भी समान हो पाएंगे। इस मिश्रण में खासकर एक विशेषता पाई जाती है कि इनके जो मूल घटक होते हैं उनको वापस से अलग किया जा सकता है। मतलब कहने का कि जैसे मान लीजिए हमने शुगर ले लिया, चीनी और वाटर, इन दोनों को यदि हमने आपस में मिक्स कर दिया तो हम प्रयोगों द्वारा शुगर और वाटर इन दोनों को अलग कर सकते हैं। या नमक और वाटर का घोल भी आप ले सकते हैं, यदि इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो हम नमक एंड वाटर इन दोनों को अलग कर सकते हैं। ठीक, इंग्लिश से इसकी डिफिनेशन है, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस मेड बाय कंबाइनिंग टू मोर डिफरेंट एलिमेंट विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस, मिक्सचर एक पदार्थ है, मेड बाय कंबाइनिंग टू एंड मोर डिफरेंट एलिमेंट, जो दो या अधिक तत्वों को कंबाइन करके बनाया जाता है, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के। इसके बाद है, ए मिक्सचर कैन बी यूजुअली बी सेपरेटेड बैक इनटू इट्स ओरिजिनल कंपाउंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके ओरिजिनल कंपाउंड्स को वापस से सेपरेटेड कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मिश्रण भी दो प्रकार के बताए गए थे। पहले नंबर पे था समांगी मिश्रण और दूसरे नंबर पे था विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में देखिए क्या है, ऐसे मिश्रण जिसमें अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक के जलीय विलयन में नमक और जल को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, या हम ये कह दें कि नमक को जब जल में डाला जाता है तो नमक उसमें पूरी तरह से घुल जाता है, हम उसमें नमक को अलग और जल को अलग नहीं देख सकते हैं। अर्थात इस प्रकार का जो मिश्रण होगा उस मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स हुज कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, जिनके हम
अवयवी पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल क्या है, इन एन एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन मीन्स जलीय विलयन ऑफ साल्ट, नमक के जलीय विलयन में साल्ट एंड वाटर कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, साल्ट एंड वाटर को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, सो इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर, इसलिए यह एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके बाद देखिए अगली डिफिनेशन है विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण में देखिए ये है कि ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे पानी में तेल डालने पर तेल पानी के ऊपर ही रह जाता है और पानी तेल की सतह के नीचे रह जाता है, इस स्थिति में हम पानी और तेल को वापस से अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। विषमांगी मिश्रण में जो अवयवी तत्व होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं, किसी भी मिश्रण में उसके अवयवी तत्व अलग अलग दिखाई देते हैं, इस स्थिति में उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी डिफिनेशन है देखिए, विषमांगी मिश्रण को इंग्लिश में हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर हुज कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स कैन बी सीन सेपरेटली, जिनके कंस्टिट्यूंट पार्टिकल मतलब अवयवी तत्वों को हम अलग अलग देख सकते हैं, इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ऑयल इज़ एडेड टू द वाटर, यदि हम ऑयल को वाटर के साथ ऐड करते हैं, देन द ऑयल रिमेंस ऑन टॉप, ऑयल जो होता है वो उसकी ऊपरी सतह पर ही रह जाता है। इन दिस केस, इस स्थिति में वाटर एंड ऑयल कैन बी सेपरेटेड सेपरेटली, मतलब इस स्थिति में वाटर और ऑयल को आसानी से अलग अलग किया जा सकता है, सो देयर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इसलिए यह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक गुण। प्रकृति में जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों में कुछ विशिष्ट और अभिलाषिक गुणधर्म होते हैं, कुछ विशेष, सब में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को भी प्रयोगों के आधार पर या परीक्षणों के आधार पर 2 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, दीज प्रॉपर्टीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज। द फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुणधर्म, एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स रासायनिक गुणधर्म। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत रंग, गंध, ताप, गलनांक, आयतन और घनत्व, क्वथनांक आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। जबकि रासायनिक गुणों के अंतर्गत पदार्थ का संगठन, संगठन मीन्स पदार्थ में जितने भी पार्टिकल हैं वो सभी पार्टिकल आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उसमें कौन कौन से पार्टिकल मौजूद हैं, उन सभी को हम क्या कहेंगे, संगठन कहेंगे। पदार्थ किस प्रकार बना हुआ है उसकी संरचना को स्टडी करना, उसके अवयवी कणों को स्टडी करना, ये सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। इसके बाद ज्वलनशीलता, ज्वलनशीलता मीन्स पदार्थ में जलने की कैपेसिटी होती है, हर पदार्थ में अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो वो जलने की जो कैपेसिटी होती है, बर्न होने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, ज्वलनशीलता कहते हैं, जलने की क्षमता। ठीक, ज्वलनशीलता को हम नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं जलने की क्षमता, तो इसको भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत रखते हैं। अम्ल, क्षार या अन्य किसी धातु के साथ जो उसकी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो क्रिया करके जो अपना रूप बदलते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तो उन सभी क्रियाओं को हम रासायनिक गुणों के अंतर्गत ही रखते हैं। ठीक, इसके बाद है देखिए द्रव्यमान और भार। ये देखिए क्या होता है, इसको समझते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को कहते हैं, जबकि भार उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। इसलिए द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, जबकि वस्तु का भार सदैव नियत नहीं रहता है। अब इसको समझते हैं। देखिए पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो कणों की जो मात्रा होगी, जो टोटल अमाउंट होगा, उस टोटल अमाउंट को, टोटल मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को हम नॉर्मली m से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, तो इसका फर्स्ट लेटर ले लिया जाता है m। और पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जिस बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जब पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो वह वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है, जिसके कारण उस वस्तु के वेग में बदलाव होता है,
और वेग में बदलाव के कारण उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, और इस त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रेजेंट करते हैं। जब इस जी का एम में गुणा कर दिया जाता है तो उससे हमें प्राप्त होता है क्या? भार। मीन्स यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो उस वस्तु का भार कितना होगा? m इंटू जी। एम जी ये क्या होगा? उस वस्तु का भार होगा। यहाँ पर g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। अब देखिए ये g मीन्स इस पे जो एक शब्द दिया हुआ है उस शब्द को देखते हैं कि द्रव्यमान सदैव नियत रहता है जबकि वस्तु का भार नियत नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? तो देखिए यदि हम किसी पदार्थ को ले लें, उस पदार्थ में फोर पार्टिकल्स हैं, 4 कण हैं, तो वो कण तो सदैव समान ही रहेंगे, उस पे 4 कण ही रहेंगे हर जगह, और उसका जो मास होगा, जो उसका द्रव्यमान होगा, वो उन चारों कणों के बराबर ही होगा। लेकिन यदि हम उसी पदार्थ को अंतरिक्ष में ले जाएं तो अंतरिक्ष में देखिए उसका अंतरिक्ष में क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो यदि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो हमें उसका भार क्या महसूस होगा? शून्य महसूस होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जब उस पर नहीं लगेगा तो उस पर कोई गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करेगा, और इस स्थिति में जी, स्मॉल जी, इसका मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। और जब जी का हम एम में क्रॉस करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो हमको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। मीन्स हमें वस्तु का भार क्या मिल जाएगा? जीरो। इसी प्रकार देखिए पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यदि वह वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर रखी हो तो उस वस्तु पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात वहां पर भी वस्तु का भार हमको क्या महसूस होगा? जीरो महसूस होगा। इसको एक साधारण एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु हमसे दूर रखी हुई है, यदि हम उस वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं तो हमें उस पर बल लगाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन यदि हम उसी वस्तु को अपनी ओर खींचकर या अपने पास ही रख लेते हैं तो हम उसको खींचेंगे नहीं, और जब हम उसको खींचेंगे नहीं तो उस पर कोई बल भी आरोपित नहीं करेंगे। तो सेम ऐसी सिचुएशन यहाँ पर भी है। जैसे पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, तो जब तक कोई वस्तु उसके केंद्र से दूर है, पृथ्वी केवल तब तक उस पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है, अर्थात हमें उस वस्तु का भार केवल तभी तक महसूस होगा। लेकिन जब वह वस्तु चलते हुए उसके केंद्र पर पहुंच जाएगी तो क्योंकि वह उसके केंद्र पर है इसलिए पृथ्वी उस पर कोई भी बल आरोपित नहीं करेगी, और जब उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण भी कार्य नहीं करेगा, और जब वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करेगा तो मीन्स यहाँ पर क्या हुआ? जी ये शून्य हो जाएगा, और यदि जी शून्य हो गया तो उसका भार भी हमको क्या महसूस होगा? जीरो महसूस होगा, ठीक। इसका एक और उदाहरण है, देखिए कि यहाँ पर पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन यदि हम चंद्रमा में चले जाएं तो चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से 6 गुना कम है। मीन्स यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी है तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण g/6 है, ठीक। तो यदि हम किसी m द्रव्यमान की वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार हमको 6 गुना कम महसूस होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान है, क्योंकि उस पे पार्टिकल्स सेम है, पार्टिकल्स कम नहीं होंगे, तो वस्तु का द्रव्यमान हमेशा सेम होता है, जबकि उसका भार अलग अलग जगहों पर अलग अलग हमको महसूस होता है। क्यों? क्योंकि भार डिपेंड करता है उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर, ठीक। तो यहाँ पर यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो उसका भार कितना होगा? mg होगा। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, प्रेजेंट इन इट का मतलब ये है कि मास, किसी पदार्थ का मास द्रव्य की मात्रा है जो प्रेजेंट इन इट, जो उसमें उपस्थित है। व्हिल वेट, while weight is the force exerted by gravity on a object, अर्थात भार एक प्रकार का बल है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। इस प्रकार से द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट बट वेट इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स नियत, मास हमेशा नियत होता है जबकि वेट नियत नहीं होता। देखिए अब इसके अंतर देख लेते हैं कुछ, जिसमें पहला अंतर है द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा को कहते हैं, जबकि वस्तु का भार वह बल है जो पृथ्वी के केंद्र, जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है।
द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है। वस्तु के जड़त्व कहने का मतलब वस्तु कितनी देर तक स्थिर रह सकती है। वस्तु को अगर हम कहीं पर रख देते हैं तो वहीं पर रखी रह जाएगी। इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। ये फिजिक्स में आगे चैप्टर्स में मिलेगा। ठीक, तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा ये है कि मास एक सदिश राशि अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। अब ये सदिश और अदिश का क्या चक्कर है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, मास को किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि भार को दिशा की आवश्यकता होती है। क्यों दिशा की आवश्यकता कैसे है? क्योंकि भार देखिए पृथ्वी के केंद्र की ओर भार जो है पृथ्वी की केंद्र की ओर लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु पर यदि पृथ्वी बल आरोपित करता है तो उसकी दिशा किधर की ओर होगी? पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो यहाँ पर देखिए दिशा भी यूज हो रही है, दिशा भी आ रही है कि मतलब बल किस दिशा में लग रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से बल एक सदिश राशि है। अगला है द्रव्यमान एक अचर राशि है तथा यह सभी जगह पे समान रहता है, जबकि भार एक चल राशि है और इसका प्रत्येक स्थान पर मान अलग अलग रहता है। भार का द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, जबकि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। यदि पदार्थ है तो उस पदार्थ का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, लेकिन भार का मान शून्य हो सकता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर, अंतरिक्ष पर, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जी जीरो होता है, अंतरिक्ष पर जी का मान कितना होता है? जीरो होता है। तो वहाँ पर भार भी कितना महसूस होगा? जीरो महसूस होगा। इसके बाद अगला है देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस एक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। वस्तु को आयतन को हम लीटर में मापते हैं और 1 लीटर का मान होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसके बाद देखिए आगे समझते हैं। अगली डिफिनेशन है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व। घनत्व का यदि हम फार्मूला देखें तो देखिए ये क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल मास अपान वॉल्यूम। यदि हम इस वॉल्यूम के मान को 1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल मास अपान 1, क्योंकि वॉल्यूम को हमने 1 कर दिया। और बटे में यदि 1 है तो उसको हटाया भी जा सकता है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल मास। लेकिन डेंसिटी मास के इक्वल कब आई? जब उसका आयतन सिंगल था, 1 था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी की डिफिनेशन है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ के एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान उपस्थित होता है, यदि हम उसके आयतन को 1 कर दें तो उसका जितना भी द्रव्यमान मिलेगा उस द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ मास मतलब मास की मात्रा, द्रव्यमान की मात्रा पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में मौजूद द्रव्य की मात्रा को हम पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसके बाद देखिए टेम्परेचर। सामान्यतः ताप मापने के 3 पैमाने होते हैं: डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट। केल्विन जो है मापन की एसआई यूनिट है और ये संबंध आपको ध्यान में रखना है, इससे सवाल भी सॉल्व होंगे। पहला है देखिए संबंध, K इज इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 और दूसरा है F माइनस 32/9 इज इक्वल डिग्री सेल्सियस अपान 5। ठीक, तो आज की क्लास में देखिए इतना ही।